तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग नर्वस सिस्टम और ब्रेन को देखा था, ब्रेन को इन डिटेल बताया था, नर्वस सिस्टम के बारे में भी इन डिटेल बताए थे, न्यूरॉन सेल वगैरह की पूरा अच्छा तरीका से हमने क्या किया था, चर्चा किया था। आज जो है हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, तो आज एक्सक्रेटरी सिस्टम प्लस ग्लैंड को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा। बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। पहले समझ लीजिए, उसके बाद में हम समय देंगे क्या, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, और उसके बाद क्या करिएगा, आप लिख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उसको लिख लीजिएगा। आप अपने अनुसार नोट्स बनाइए, क्योंकि आपका नोट्स जो है वह बेस्ट नोट्स होगा। कोई दिक्कत तो चलिए हमारे साथ बना रहिएगा। ठीक है, जो बच्चा, जो भाई मेरे लिखना चाहेगा साथ में वह लिख भी सकता है, जो समझना चाहता है वह समझ करके बाद में स्क्रीनशॉट ले करके लिखना चाहता है तो वह बाद में भी लिख सकता है। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगाइए। बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर आपका आता है एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम हेडिंग लगा लीजिए, EXCRETORY, एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम कहने का मतलब होता है उत्सर्जन तंत्र। हिंदी में भी लिख लीजिए, उत्सर्जन तंत्र न है, उत्सर्जन तंत्र। यहाँ पे हम तो बायोलॉजी का वीडियो अपलोड कर ही रहे हैं, उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस का भी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, और कर भी रहे हैं, तो उसको देख लीजिए और यहाँ पे देख लीजिए। जो भी जीके जीएस का डाउट होगा वह समाप्त हो जाएगी। एक तरफ से हम क्या कर रहे हैं, सोशल साइंस का पार्ट लेकर के चल रहे हैं, तो एक तरफ से साइंस को लेकर के चल रहे हैं। यह दोनों जब मिल जाएगा ना, तब जाकर के आपका पूरा जीके बनेगी और जीएस बनेगा। और उसके बाद में स्टैटिकल जीके पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद आपका दिक्कत ही समाप्त हो जाएगी। चलिए, तो एक्सक्रेटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र का मतलब क्या होता है, तो एक्सक्रेटरी सिस्टम कहने का अर्थ होता है कि वैसा तंत्र जिससे खराब पदार्थ बाहर निकलते हैं हमारे शरीर से, उसी को कहा जाता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। वेस्ट मटेरियल का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। तो लिख लो, खराब पदार्थ का हमारे शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। और इसमें हमारे शरीर के महत्वपूर्ण ऑर्गन बोले तो अंग, महत्वपूर्ण अंग का अहम भूमिका होती है। जैसे कि पहला हो गया एग्जाम्पल में लीवर हो गया, उसके बाद में किडनी हो गया, लंग्स हो गया। तो लीवर को तो ग्लैंड में बताएंगे, लंग्स हमने पढ़ा दिया, किडनी को बताना है। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए, लीवर लिख लीजिए। लीवर बोले तो यकृत होता है। उसके बाद में अगला लंग्स लिख लो। लंग्स को तो अच्छा तरीका से बताए थे, जैसे कि खखार कफ के रूप में लंग्स से बाहर निकलता है ना वेस्ट मटेरियल, तो लंग्स से बाहर निकलते, और लंग्स को इन डिटेल हमने समझाया है। ठीक है, तो लंग्स का मतलब होता है क्या, लंग्स का मतलब होता है फेफड़ा। कभी कभी पूछ देता है कि फेफड़ा को दूसरे वर्ड में क्या कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में किसे तह जानते हैं, तो फेफड़ा को फुसफुस भी बोला जाता है। लिख लीजिए, कई बार बताए भी है कि फुसफुस किसे कहा जाता है, फेफड़ा को कहा जाता है। उसके बाद में किडनी बोले तो क्या होता है, तो किडनी का मतलब होता है ब्रिक। हिंदी वाले बच्चे हिंदी लिखते चलेंगे, ETC। यह क्या है, हमारा ऑर्गन है, जिससे क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं। और इस ऑर्गन में सबसे पहला बात हम किडनी को देखेंगे, लीवर को ग्लैंड में बताएंगे अभी जस्ट, और लंग्स तो हम पढ़ा ही दिए हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए किडनी। किडनी का काम क्या होता है, तो किडनी एक्चुअल में करता क्या है, तो किडनी जो है यह ब्लड फिल्टर करने का काम करता है। किडनी का केवल और केवल काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, डायलिसिस का काम करना। अर्थात ब्लड को जब फिल्टर कर देगा, तो फिल्टर करने के बाद ब्लड जब फिल्टर हो जाएगी तो इससे वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेंगे यूरिया के रूप में। तो किडनी क्या करता है, पेशाब का निर्माण करता है। तो लिख लो कि यह ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। फिल्टर का मतलब होता है छानना, फिल्टर करने का काम करती है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। और हमारे शरीर में पॉइंट ऐसे डाल करके लिखते चलिएगा, हमारे शरीर में या मानव के शरीर में जो भी लिखना है लिखिए। हमारे शरीर में एक जोड़ी बोलो या दो, जो भी लिखना है लिख सकते हैं, एक जोड़ी या दो
किडनी होती है। ऐसा नहीं कि दो जोड़ी लिख दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, जोड़ी का मतलब होता है जोड़ा, तो एक जोड़ी, दो किडनी लिखिए या एक जोड़ी लिखिए, बात बराबर है। तो हमारे शरीर में एक जोड़ी किडनी होती है, ठीक है। किडनी पेशाब का निर्माण करता है। किडनी का काम, किडनी वेस्ट मटेरियल के रूप में, वेस्ट मतलब खराब पदार्थ, वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल के रूप में, वेस्ट मटेरियल के रूप में पेशाब का निर्माण करती है, पेशाब का निर्माण करती है, पेशाब का क्या करती है, निर्माण करती है। फेफड़ा होने के कारण जो हमारा दाहिना किडनी है वह थोड़ा सा धंसा होता है, नीचा की तरफ होता है। तो फेफड़ा के कारण, फेफड़ा नहीं सॉरी, यकृत, लीवर के कारण, यकृत के कारण, यकृत के कारण फेफड़ा नहीं होगा, गलती हो गई, यकृत के कारण, यकृत के कारण दाहिना किडनी, दाहिना वृक्क हल्का, हल्का नीचे की तरफ होता है, हल्का नीचे की तरफ होता है, होता है। इसकी आकार लिख लो, आकार जो है कैसा होता है, तो आकार सेम के बीज की तरह होता है, सेम के बीज की तरह, लिख लीजिए, सेम के बीज की तरह होता है। वजन वगैरह पूछ लेता है तो कहाँ पे इसका ईजा लिख लो वजन, नहीं तो नीचे आप लिखते चलिएगा। वजन होता है 120 से लेकर के 170 ग्राम तक, 120 से लेकर के 170 ग्राम तक किडनी का वजन होता है। एक किडनी का वजन 120 से लेकर के 170 ग्राम तक होती है। इसको मिटा दे, समझ में आ रही है बात। आप कंटेंट संभाल लीजिएगा, बाकी हम संभाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक लेंगे। ये पड़ोसी कहता है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, ठीक है। तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा और कंटेंट आप संभाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे किडनी में कुछ स्ट्रक्चर वगैरह बता करके दिखाते हैं, बना करके डायग्राम से, अच्छा से समझ में आ जाएगी। तो डायग्राम समझते चलिएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे भेंस, भेंस मतलब बनाएंगे नली, ठीक है। यहाँ पर नली बना लिया, इस तरह से हमने नली बनाया। अब क्या बनाएंगे, तो किडनी बनाएंगे। किडनी का आकार किस तरह से होता है, तो सेम के बीज की तरह होता है। कुछ सिमेट्री बनाने का प्रयास करिएगा, सेम के बीज की तरह। इस तरह से मैं चित्र बना दे रहा हूँ, विचित्र बन जा रही है तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, सपोज करो इस तरह से ऐसे करके ऐसे किडनी होता है जी, सेम के बीज की तरह होता है, ऐसे करना है और उसके बाद में इस तरह से ऐसे बनानी है, ठीक है। चलिए ये तो बात की बात है, डायग्राम समझिए, ठीक है। डायग्राम आपको थोड़ी बनाने के लिए देगा। यहाँ पर यह क्या हो गया, यह आपका हो गया राइट किडनी, राइट किडनी हो गया। उसके बाद में यह आपका लेफ्ट किडनी हो गया, लेफ्ट किडनी हो गया। यहाँ से भेंस से क्या आ जाएंगे, ब्लड आ जाएंगे। कैसा ब्लड आएंगे, इम्प्योर ब्लड आएंगे। यह भेंस हो गया और उसके बाद में यहाँ से बाहर निकलेगा अरोटा के द्वारा, अभी बता रहे हैं, हार्ट के पास जाता है ना ब्लड फिल्टर होकर के, कैसे जाएगा पहले अभी समझो। तो यहाँ पर लेफ्ट राइट किडनी और यह हो गया लेफ्ट किडनी। किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, जो करता क्या है, यह ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का किडनी खराब नहीं होता है, किडनी के अंदर का नेफ्रॉन खराब हो जाता है, जिसके चलते डॉक्टर साहब कहते हैं कि किडनी क्या हो गई, फेल कर गई, ठीक है। किडनी फेल कर गई क्योंकि इसके अंदर नेफ्रॉन होता है, जाली नुमा संरचना पाए जाते हैं। यह करता क्या है, चछन्नी की तरह होता है, छान देता है पूरे ब्लड को, ठीक है। 1 मिनट में 1100 ml ब्लड को छानता है, अर्थात पूरा ब्लड को प्यूरिफाई करने में इसे 5 मिनट का समय लगती है, क्योंकि मानव के शरीर में अप्रोक्स 5.5 से लेकर के 6.5 लीटर ब्लड पाई जाती है। कोई दिक्कत, चलिए। तो यह क्या है आपका राइट किडनी, यह लेफ्ट किडनी। किडनी के अंदर क्या होता है, तो नेफ्रॉन होता है, और यही कारण है कि किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। समझ में आ रही है बात कि नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन यह ब्लड को छानने का काम करता है, और जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलती है वह पेशाब के रूप में निकल जाता है। समझ में आई। तो नेफ्रॉन क्या होता है, यह एक तरह का जाली नुमा संरचना, चछन्नी होती है, ब्लड को छानने का काम करता है। लिख लीजिए, यह ब्लड को छानती है, यह ब्लड को
छानती है या छानता है, जो भी लिखना है लिखो। यह ब्लड को क्या करता है, छानता है, नेफ्रॉन। और यही कारण है ना कि किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। लिख लीजिए, डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाएगा, क्योंकि किडनी के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। और इसके डॉक्टर को क्या कहा जाएगा, नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाएगा। और अध्ययन क्या कहलाएगी, नेफ्रोलॉजी कहलाएगा। समझ में आई बात। तो नेफ्रोलॉजिस्ट क्या हो गए, डॉक्टर हो गए। इसमें कितना नेफ्रॉन पाया जाता है, तो किडनी में नेफ्रॉन जो है ना, वो आपका एक किडनी में 8 से 10 लाख पाया जाता है। कभी कभी 4 से 5 लाख भी ऑप्शन देता है, तो ऑप्शन अनुसार टिक लगा लीजिएगा। नेफ्रॉन की संख्या लिख लो, नेफ्रॉन की संख्या कितना होता है, तो नेफ्रॉन की संख्या होता है, एक किडनी की बात बोल रहे हैं भाई, 8 से 10 लाख होता है। अब समझ जाओ, 8 से 10 लाख नेफ्रॉन होता है एक किडनी में। इतना अच्छा ब्लड को फिल्टर कर देता है ना कि अर्थात आप 5000 बार यदि आप केंट आरओ वाला जो पानी होता है वहां शुद्ध करिएगा 5000 बार, किडनी एक बार में क्या कर देता है, उतना ब्लड को फिल्टर कर देता है, उतना साफ कर देता है। समझ रहे हो, क्योंकि कितना नेफ्रॉन है, 8 से 10 लाख नेफ्रॉन है। और जब किडनी फेल करती है ना, तो यह नेफ्रॉन की संख्या घट करके हो जाता है लाख है, ठीक है, 50,000, 20,000 इस तरह से हो जाता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब आप जो है ना ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, या तो किडनी आपको दूसरा लगानी पड़ेगी और नहीं तो आप जो है ना चल जाइएगा। तो किडनी आर्टिफिशियल भी लगता है और व्यक्ति का भी किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होती है उसका भी लगता है। तो बताएंगे अभी, सेलोफेन टेप का आर्टिफिशियल किडनी बना होता है, बता रहे अभी, धैर्य बना करके रहिए। तो नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी के अंदर होता है, जो किडनी में ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। किडनी के बाहर वाले स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, तो किडनी के बाहर को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं। लिख लीजिए, किडनी का बाहर वाला भाग क्या कहलाता है, तो कॉर्टेक्स कहलाता है। यह लिख लीजिए, बाहर का भाग, बाहर का भाग क्या कहलाएगा, तो बाहर का भाग कॉर्टेक्स कहलाएगा। और उसके बाद में अंदर का भाग क्या कहलाएगा, तो यहां से अंदर का भाग लिख लो, रीनल मेडुला कहलाता है। जबकि मेडुला ऑब्लेंगेट ब्रेन में होता है। रीनल मेडुला, रीनल मेडुला क्या होता है, अंदर का भाग होता है। अंदर का भाग क्या होता है किडनी का, तो रीनल मेडुला होता है। और किडनी जहां से धंसा होता है, देखिएगा तो किडनी धंसा होता है, जहां से धंसा होता है किडनी, उस पार्ट को हाइलम बोला जाता है। हाइलम, HYLUM, जहां से किडनी धंसा होता है, जहां से किडनी धंसा होता है उसे क्या कहा जाता है, तो हाइलम कहा जाता है। जबकि हाइमेन क्या होते हैं, यूटेरस के ऊपर का झिल्ली होता है हाइमेन, और यहाँ पर क्या है, हाइलम है। उसके बाद में किडनी के बाहर वाला झिल्ली को पेरिटोनियम झिल्ली कहा जाता है। लिख लो, किडनी के बाहर की झिल्ली को पेरिटोनियम झिल्ली कहा जाता है, जबकि बाहर का भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। नोट में कहाँ पर लिखे, तो यहाँ पर लिख देता हूँ नोट डाल करके, किडनी के बाहर के झिल्ली को या किडनी के जो भी झिल्ली होते हैं उसे क्या कहा जाता है, पेरिटोनियम झिल्ली कहा जाता है। लिख लो, किडनी के बाहर की झिल्ली को, बाहर की झिल्ली बोले तो मेम्ब्रेन, झिल्ली को क्या कहा जाता है, पेरिटोनियम कहा जाता है। पेरिटोनियम कहा जाता है, ठीक है, पेरिटोनियम कहा जाता है, याद रखेगा। तो किडनी के बाहर की झिल्ली को पेरिटोनियम कहा जाता है। उसके बाद में किडनी क्या कर दिया, यह ब्लड को फिल्टर कर दिया। और ब्लड को फिल्टर करने के बाद अब सुनो क्या होगा, यहाँ से, तो यहाँ से होगा, यह जो है आपका क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। और यहाँ से यह जो है यूरेटर है। इसको क्या बोलेंगे, यूरेटर। यूरेटर का मतलब क्या होता है, यूरेटर यह नली है जो किडनी बनाता है, पेशाब को स्टोर कर देता है। यूरिनरी ब्लैडर पेशाब की थैली में, यह पेशाब को बाहर निकालता है। यह किडनी से पेशाब बाहर निकालता है, किडनी से पेशाब बाहर निकालता है। समझ में आई बात। यह किडनी से क्या करता है, पेशाब को बाहर निकालता है, यूरेटर। जबकि पेशाब स्टोर कहाँ पे होते हैं, तो यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब जो है स्टोर होता है। इसको पेशाब की थैली बोला जाता है। यूरिनरी ब्लैडर यह क्या है, पेशाब की थैली है। इसमें पेशाब जमा होता है, पेशाब स्टोर होता है। पेशाब जमा कहाँ होता है, तो पेशाब जमा होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर में। उसके बाद में इसको यूरेथ्रा बोला जाता है। यूरेथ्रा क्या है, तो यूरेथ्रा जो है पेशाब की थैली से पेशाब बाहर निकलता है। और यदि मेल है तो पेनिस के द्वारा पेशाब बाहर निकलेगा, और फीमेल है तो फीमेल में क्या होता है, वेजाइना के द्वारा पेशाब बाहर निकलती है। समझ में आई बात। तो यूरेथ्रा क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर से पेशाब को बाहर निकलता है। पेशाब की थैली से, यह थैली से ना बाहर निकलेगा, तो पेशाब की थैली से पेशाब बाहर निकलता है। पेशाब की थैली से पेशाब बाहर निकालता है।
बाहर निकालता है। समझ में आई बात? बाहर निकालता है। और उसके बाद में अब किडनी क्या कर दिया, यह ब्लड को फिल्टर कर दिया और फिल्टर करके अरोटा के द्वारा पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई, पूरे शरीर में ब्लड का क्या होता है, ब्लड सप्लाई होती है। समझ में आई बात? तो अरोटा के द्वारा क्या होता है, पूरे शरीर में ब्लड का सप्लाई होता है। यूरेथ्रा क्या होता है, पेशाब की थैली से पेशाब बाहर निकालता है। और नोट में और दूसरा बात डाल करके लिखना है तो लिख सकते हो। यदि मेल है तो मेल में पेशाब, मेल में शरीर से पेशाब, शरीर से पेशाब पेनिस के द्वारा बाहर निकलता है, पेनिस के द्वारा बाहर निकलता है। जबकि फीमेल में पेशाब, फीमेल बोले तो महिला, पेशाब वेजाइना के द्वारा बाहर निकलता है, वेजाइना के द्वारा बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। अब पेशाब के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि पेशाब का पीला रंग क्यों होता है। किडनी के ऊपर यहाँ पे पाए जाते हैं ग्लैंड भी जी, इसको क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। अभी जस्ट बताएंगे ग्लैंड में एड्रीनल ग्लैंड बोला जाता है। इसको डू एंड डाई ग्लैंड के तहत जानते हैं क्योंकि 3S और 4S हार्मोन को यह छोड़ता है। तो अभी बता रहे हैं ग्लैंड में आ रही है, चिंता नहीं करना है। यह बात किडनी से समझ में आया। किडनी का बाहर वाला भाग कहलाता है कॉर्टेक्स, किडनी का अंदर वाला भाग कहलाता है रीनल मेडुला। किडनी के बाहर के झिल्ली को पेरिटोनियम बोला जाता है। उसके बाद में यूरेटर पेशाब को बाहर निकाल के यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करता है। और पेशाब की थैली में पेशाब कितना स्टोर होती है, तो 500 ml पेशाब स्टोर होता है। 500 से 600 ml, 500 से लेकर के 600 ml क्या होता है, पेशाब स्टोर होता है। समझ में आई? 500 से 600 ml क्या होता है, पेशाब स्टोर होता है एक बार में। तो मिटा दे इसको। चलिए अब देखो पेशाब एक दिन में कितना बनता है, 4 से 5 लीटर पेशाब बनती है। कभी कभी ऑप्शन में 2 से 3 लीटर भी आता है जी। तो ऑप्शन अप्रॉक्स हम बात बता रहे हैं, 4 से 5 लीटर एक दिन में पेशाब बनता है। तो हेडिंग लगा लो पेशाब, थोड़ा सा पेशाब बता रहे हैं जी, पेशाब करने के लिए नहीं बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। पेशाब हेडिंग लगा लीजिए, पेशाब, यूरिन, हिंदी वाले बच्चे पेशाब, अंग्रेजी वाले बच्चे लगाएंगे यूरिन। अब सुनो पेशाब के बारे में थोड़ा सा जांच पड़ताल बताता हूँ कि क्या होता है। लगा लिए हेडिंग, चलिए हम भी लगा लेता हूँ। पेशाब, अब पेशाब का पहला बात, एक दिन में कितना बनता है, तो एक दिन में मानव के शरीर में 4 से 5 लीटर बनता है। लिख लो, एक दिन में 4 से 5 लीटर तक निर्माण होता है, समझ में आई बात? एक दिन में 4 से 5 लीटर तक का निर्माण होता है। उसके बाद में अब सुनो, पेशाब का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। खूब पूछता है पेशाब का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। लिख लो, यूरोक्रोम के कारण, बस इतना ही लिखिए ना। पेशाब का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण। पेशाब जो है ना दुर्गंध देता है एरोमेटिक एसिड के कारण। लिख लीजिए, दुर्गंध देता है, ठीक है। तो दुर्गंध क्यों देता है, एरोमेटिक एसिड के कारण देता है, एरोमेटिक अम्ल के कारण पेशाब क्या करता है, दुर्गंध देता है। इसकी पीएच वैल्यू लिख लीजिए, पीएच वैल्यू कितना होता है, 5.6 से लेकर के कितना 7 तक होती है। मतलब 5.6 से लेकर के 6.9 तक देता है, 5 और 7 के बीच में होते हैं। अर्थात हल्का अम्लीय होता है। हल्का क्या होता है, अम्लीय होता है पेशाब। समझ में आई? पीएच वैल्यू 5.6 से लेकर के 6.9, हल्का अम्लीय होता है। 5 दे सकता है, 6 दे सकता है, ठीक है, और 7 तक दे सकता है। 7 तो नहीं देगा, 7 से कम देगा। तो पीएच वैल्यू कितना होता है, तो पीएच वैल्यू 5.6 से 6.9 तक होती है। उसके बाद में देखो पेशाब में 95% क्या होता है, H2O होता है, जल होता है, ठीक है। और उसके बाद में 2.5% क्या होता है, यूरिया होता है, ठीक है। 2.5% यूरिया होता है और बचा हुआ जो है 2% अदर होते हैं। 2.5% या अदर होता है, जैसे कि अमीनियो टेलिक हो गया, उसके बाद में अमोनिया एसिड वगैरह हो गए, ठीक है। यूरिक अम्ल जो है ना, यूरिक एसिड जब पेशाब जमता है ना तो हमारे शरीर में दर्द होती है। लिख लो, यूरिक अम्ल जमा होने के कारण
होने के कारण हमारे शरीर में क्या होता है, तो हमारे शरीर में दर्द होता है। समझ में आई बात, दर्द होता है। और नोट में बात लिख लो कि आर्टिफिशियल किडनी किसका बना होता है, तो आर्टिफिशियल किडनी सेलोफेन टेप का बना होता है। लिख लीजिए, आर्टिफिशियल किडनी सेलोफेन टेप का बना होता है। आर्टिफिशियल किडनी किसका बना होता है, तो आर्टिफिशियल किडनी सेलोफेन टेप का बना होता है। और किडनी की इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होता है। खूब पूछता है जी, किडनी का इकाई लिख लो। किडनी का इकाई बोले तो सबसे छोटा भाग नेफ्रॉन ना होता है, तो किडनी का इकाई नेफ्रॉन होता है, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। पेशाब समझ में आ गई, ठीक है, पेशाब समझ में आया। अब हम क्या देखते हैं, नेफ्रॉन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर को दिखाते हैं कि नेफ्रॉन कैसे ब्लड को फिल्टर करता है। मिटारे, चलिए, किडनी भी समझाना इंपॉर्टेंट था, लीवर अब समझाएंगे। ग्लैंड में बना रहिएगा, सब समझ में आएगी। बस बोले हैं कि 90 दिन हमारे साथ रहिए। 90 दिन के बाद आप यहाँ से तुलना कर लीजिएगा। 90 दिन बाद आपके अंदर चेंजिंग आ गई होगी, यदि अच्छा से पढ़ रहे होंगे तब। नहीं तो केवल नोट्स बनाने से और बातें बनाने से कुछ नहीं होती है। समझ में आई बात। चलिए, अगला हेडिंग लगा लीजिए, नेफ्रॉन क्या होता है, तो नेफ्रॉन किडनी के अंदर होते हैं जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। तो इस तो डिफिनेशन लिखने से कोई फायदा नहीं है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाए तो सुनो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। इस तरह से यह जो है ना स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से समझते चलिएगा बात को, ठीक है। चलिए, उसके बाद में यहाँ पर ध्यान से समझना है। अब सुनो क्या है, इस तरह से क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। पहला बात कि नेफ्रॉन तो दिखता नहीं है जी, माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो इस तरह से यह दिखेगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लूमेरुलस ट्यूबुलस होता है। यह वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूमेरुलस ट्यूबुलस। लिख लो, इसको बोला जाता है ग्लूमेरुलस ट्यूबुलस, ट्यूबुलस, TUBE होता है ट्यूबुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस ट्यूबुलस क्या करता है, तो यह जो है ना ग्लोमेरुलस ट्यूबुलस कहने का अर्थ है कि जब किडनी में ब्लड जाती है तो ब्लड को चूसने का काम कौन करता है, खींचने का काम कौन करता है, तो ग्लोमेरुलस ट्यूबुलस करता है खींचने का काम, ठीक है। तो लिख लीजिए, यह है किडनी के अंदर क्या करता है, ब्लड को चूस लेता है। ब्लड को क्या करता है, चूस लेता है अर्थात ऑब्जर्व कर लेता है। और उसके बाद में यहाँ क्या होती है, इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, ठीक है। बोमेन कैप्सूल होता है। बोमेन कैप्सूल क्या करता है, तो यह जो है ना ब्लड को चूस लेता है, उसके बाद में फिल्टर कर देता है। और फिल्टर करता है तो सुनो, एक इसकी दिक्कत वाली बात क्या है ग्लोमेरुलस ट्यूबुलस का, कि यह ब्लड से क्या करता है, जितने सारे प्रोटीन वगैरह है सबको छान लेता है, ठीक है। यह है ब्लड से फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सबको फिल्टर कर देता है। सबको क्या करता है, फिल्टर कर देता है और केवल ब्लड को छोड़ देता है जी। तो बोमेन कैप्सूल क्या करेगा, अब यह सब तो हमारे हानिकारक के सब्सटेंस नहीं है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको छानना चाहिए था ना, लेकिन इसको भी छान देता है। तो यह बोमेन कैप्सूल क्या करता है, यह छाना हुआ ब्लड को फिर से यह क्या कर देता है, अल्ट्रा फिल्टर कर देता है, रीफिल्टर कर देता है, दोबारा इसे छान लेता है। और जो विटामिन फैट्स वगैरह है उसको ब्लड में मिला के इसमें ट्यूबुलर पार्ट में डाल देता है। इसको ट्यूबुलर पार्ट बोलेंगे, अभी बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो लिख लीजिए, यह अल्ट्रा फिल्टर करने का काम करता है। अल्ट्रा फिल्टर कौन करता है, तो बोमेन कैप्सूल करता है। यह छाने हुए ब्लड से फैट्स, विटामिन्स, मिनरल सबको छान करके यह ब्लड में मिला देता है, ठीक है। क्या करता है, ब्लड में मिला देता है। और यहाँ पर है ट्यूबुलर पार्ट, इसी के द्वारा क्या करती है, ब्लड जो है ना जाती है। और यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब बोला जाता है।
यह क्या है आपका प्रॉक्सिमल ट्यूब। अब यहाँ प्रॉक्सिमल ट्यूब क्या करेगा, ब्लड को प्रेशर बनाएगा कि जाओ 120 के प्रेशर से, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल ट्यूब इस तरह से मारेगा। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हर्ट में पढ़ाए थे ना कि सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है, सिस्टोलिक का मतलब होता है कि जब ब्लड जो है ना हर्ट से क्या होते हैं बाहर निकलते हैं तो सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक क्या होता है ब्लड अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर यह सिस्टोलिक और डायस्टोलिक नेचर को शो करेगा, और उसके बाद में ब्लड नीचे आएगी तो डिक्रीज करेगा ना, तो यहाँ पर डिक्रीज कर गया, और उसके बाद में ब्लड नीचे आते है बहते हुए, और उसके बाद में ऊपर चढ़ेगी तो इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग डक्ट बोलेंगे। क्या कर रहा है, डक्ट में ऊपर बढ़ते हुए यहाँ पर क्या होते हैं कलेक्टिंग डक्ट में आकर के इकट्ठा हो जाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाते हैं, और फिर से वही किडनी वाला बात, अरोटा में जाता है, अरोटा से उसके बाद में कहाँ पे चले जाते हैं तो पूरे ब्लड का सप्लाई हो जाता है बॉडी में। तो इस तरह से क्या होता है, नेफ्रॉन जो है ना आपका काम करता है। नेफ्रॉन बात समझ में आई, बोलिए नेफ्रॉन के बारे में समझ में आया। तो नेफ्रॉन क्या होता है, सीधा सीधी एक सवाल यहाँ से पूछता है कि किडनी की जो इकाई है वह क्या है, तो नेफ्रॉन है। बस यही बात याद रखिएगा, ऐसे नेफ्रॉन को हमने इन डिटेल बताने का प्रयास किया, कोई दिक्कत। चलिए अब नेफ्रॉन के बाद यह आपका एक्सोक्राइन सिस्टम मतलब कि एक्सक्रेटरी सिस्टम खत्म हो गया, उत्सर्जन तंत्र। अब हेडिंग लगा लीजिए क्या, अच्छा पेड़ पौधा में भी पूछ देता है उसको भी बता दे, चलिए काहे छोड़े। पेड़ पौधा में लाशा गोंद वगैरह बाहर निकलते हैं, मकड़ी वगैरह में ग्रीन ग्लैंड्स होता है जिससे बाहर निकलता है जालीनुमा संरचना, जैसे कि मकड़ी को देख लीजिए। तो लिख लो यूरियोटेलिक, यूरिकटेलिक, यह सब क्या होता है, अमीनोटेलिक, अमोनिया एसिड, यह सब बाहर निकलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पेड़ पौधों से जो संबंधित है, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, और वहां पर इस सवाल को भी देखा होगा, ठीक है। तो किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, बिल्कुल पढ़ी होगी। अमोनोटेलिक लिखो, अमोनोटेलिक, अमोने लिखा गया, अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक क्या होता है, तो अमोनोटेलिक इसमें क्या होता है, अमोनिया अम्ल बाहर निकलते हैं, और जब अमोनिया अम्ल बाहर निकलता है तो यह किस में पाया जाता है, तो यह जो आपका हाइड्रा और उसके बाद में मछली में पाया जाता है। तो लिख लीजिए इसमें अमोनिया बाहर निकलते हैं, इसमें क्या होते हैं अमोनिया बाहर निकलते हैं। एग्जाम्पल में लिख लो हाइड्रा, और उसके बाद में अगला क्या लिखोगे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो अमोनोटेलिक मछली हो गया, फिश है, फिश तो हो तो गया जी। उसके बाद में ह्यूमन बोले तो मानव, नर और मादा। उसके बाद में अमोनोटेलिक के बाद अगला हेडिंग लगा लीजिए ग्रीन ग्लैंड्स, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। चलो पहले यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक बताते हैं। यूरिकोटेलिक क्या होता है, तो इससे यूरिया बाहर निकलता है, इससे यूरिया बाहर निकलता है मेरे भाई मेरे दोस्त, ध्यान से समझते चलना। और तीसरा यूरिकोटेलिक है। यूरियोटेलिक अब की थोड़ा सा इधर उधर होगा, गड़बड़ हो जाएगी। यूरियोटेलिक से क्या होता है, यूरिक अम्ल बाहर निकलता है, इससे यूरिक अम्ल बाहर निकलता है। और चौथा लिख लो ग्रीन ग्लैंड्स से क्या होता है, इससे क्या होता है, मकड़ी में जालीनुमा जो संरचना पाए जाते हैं, जाल वह बाहर निकलता है। इससे मकड़ी से ऐसे लिखो, इसमें मकड़ी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं। मकड़ी देखोगे ना तो जाल बुन देती है, वह क्या है उसका, वह वेस्ट मटेरियल है। समझ में आई बात। तो मकड़ी से क्या होता है, ग्रीन ग्लैंड्स के रूप में जितने कीट होते हैं ना जी, एग्जाम्पल में इंसेक्ट, उसमें क्या होता है, ग्रीन ग्लैंड्स होता है। और वही ग्रीन ग्लैंड्स के तहत क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं। खूब पूछा हुआ है क्वेश्चन है जी कि वेस्ट मटेरियल आपका इंसेक्ट वगैरह में किससे बाहर निकलता है, तो ग्रीन ग्लैंड से बाहर निकलता है। और पांचवा लिख लो आप कि पेड़ में जो है वेस्ट मटेरियल निकलता है, तो बिल्कुल निकलता है, लाशा गोंद के रूप में पेड़ से भी वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं। लिख लो पेड़ पौधों में
वेस्ट मटेरियल के रूप में, वेस्ट मटेरियल के रूप में लासा गोंद की बात बोल रहा हूँ, फेविकॉल की बात नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि चिपका ले फेविकॉल से फोटो को, ठीक है, तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं। पेड़ पौधों में वेस्ट मटेरियल के रूप में लासा गोंद बाहर निकलता है। समय बताए अभी कितना हो रही है, रात का 1 बज रही है, फिर भी मैं अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि सनकी मिजाज का होना चाहिए और जो सनकी रहेगा वही सिलेक्शन लेगा। क्योंकि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। सवाल पूछे पड़ोसी तो सीधा बताना है कि हमारी कहानी हम ही को पता है, बर्बाद जवानी हम ही को पता है। लोगों को पता है कि जिंदा हूं मैं, लेकिन कैसे जिंदा हुए हम ही को पता है। अर्थात जो बच्चे तैयारी करते हैं तो रात रात नहीं होती है, रात छोटी पड़ जाती है। समझ में आई बात? धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे काम को करना पड़ता है और तब जाकर के मंजिल की खोपड़ी में छेद करनी पड़ेगी, ठीक है। जब मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यह लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से समझिए बात को। सपने तभी पूरा होंगे जब नींद आपकी अधूरी होगी, क्योंकि सपने वह नहीं होते हैं जो नींद में देखे, सपने वह होते हैं जो नींद ही नहीं आने दें, ठीक है। चलिए, तो बात की बात है, यदि अफसर अधिकारी बनना है तो अधिकारी जितना मेहनत भी करना पड़ेगा, सोच को बड़ा करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो ग्रुप डी में नौकरी लगेगी, बात खत्म। बिहार पुलिस में लगेगा, बात खत्म। ट्रैफिक पुलिस में लगेगी, केवल आपके भद्दा हट जाएगा माथा पर से कि नौकरी लग गई, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब हेडिंग लगा लीजिए क्या, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स बोले तो ग्रंथि, और ग्रंथि 2 तरह के होता है, एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो लिख लीजिए ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है? ग्रंथि होता है। ग्लैंड्स का मतलब होता है ग्रंथि। ग्रंथि क्या होते हैं? तो ग्रंथि का मतलब होता है कि यह एक थैली होती है जिसमें वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं, बाहर निकल करके उस थैली में स्टोर हो जाते हैं। तो लिख लीजिए ग्लैंड्स। यह एक थैली होता है, यह एक थैली होता है जिसमें वेस्ट मटेरियल स्टोर होते हैं, वेस्ट मटेरियल स्टोर होते हैं। क्या होते हैं? तो वेस्ट मटेरियल स्टोर होते हैं। और यह ग्लैंड्स 2 तरह के होता है, यह ग्लैंड्स जो है 2 तरह के होता है मेरे भाई मेरे बाबू, अच्छा से पढ़ना है, ठीक है। ग्लैंड्स का मतलब होता है ग्रंथि, यह 2 तरह के होता है, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बही ग्रंथि और एक होता है अंतःग्रंथि। लिख लो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान इंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागनम विद्यार्थी 5 लक्षणम। यह बात होनी चाहिए। काग चेष्टा, कौवे की तरह जो है ना टर चलटराना पड़ेगा जी, ठीक है। काग चेष्टा बको ध्यानम, बगुले की तरह आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान लगानी पड़ेगी। स्वान निंद्रा, कुत्ते की तरह सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सो गए हैं तो सो गए हैं, जो सोया जो खोया जागा सो पाया, ठीक है। स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी, जो कम भोजन करने वाला है। गृह त्यागनम मतलब क्या कि पढ़ाई के लिए जो घर तक को त्याग देता है, ठीक है। विद्यार्थी 5 लक्षणम, वही विद्यार्थी असल कहलाता है। तो वही बात बोले हैं कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागनम विद्यार्थी 5 लक्षणम, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, उसके बाद में इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है बही ग्रंथि या बाह्य ग्रंथि। लिखो, शुद्ध हिंदी लिखो, अशुद्ध का है लिखेंगे, ठीक है। बाह्य ग्रंथि और इसको क्या लिखेंगे? अंतःग्रंथि। अब सुनो, दोनों होते क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहने का मतलब होता है कि वैसे ग्लैंड जिससे एंजाइम बाहर निकलते हैं, और इंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब होता है कि वैसे ग्लैंड जिससे हार्मोन्स बाहर निकलते हैं। तो मेन डिफरेंस, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एंजाइम एंड द हार्मोन्स, ठीक है। पहला बार हार्मोन्स का खोज किसने किया था? स्टर्लिंग और बेस्ट नामक साइंटिस्ट ने जो है ना, इसकी पहली बार चर्चा की थी, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन करके पहला बार डिस्कवर हुआ था। तो इतना डीप में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी पूछेगा तो परीक्षा की खोपड़ी में छेद करेंगे।
समझ में आई बात। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है कि वैसे ग्रंथि जिससे एंजाइम बाहर निकलते हैं उसी को एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, बाह्य ग्रंथि कहा जाता है। तो लिख लीजिए वैसे ग्रंथि, वैसे ग्रंथि, वैसे ग्रंथि जिससे जिससे एंजाइम एंजाइम बाहर निकलते हैं, एंजाइम बाहर निकलते हैं उसी को क्या कहा जाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। और इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, तो वैसे ग्रंथि जिससे हार्मोन्स बाहर निकलते हैं उसी को इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। तो लिख लो वैसे ग्रंथि, वैसे ग्रंथि जिससे जिससे हार्मोन्स, जिससे हार्मोन्स हार्मोन बाहर निकलते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, उसी को कहा जाता है क्या, इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। अब मेन डिफरेंस लिख लीजिए कि हार्मोन्स क्या होता है और एंजाइम क्या होता है। तो मेरे भाई यदि एंजाइम रहेगा तो वह ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आएगा जब शरीर से बाहर निकलेगी। क्यों, एंजाइम रहेगा तो ब्लड के कांटेक्ट में जो है आपका नहीं आएगा, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, नली नहीं पाए जाते हैं। जबकि हार्मोन्स होगा तो इसमें डक्ट पाया जाता है और वह ब्लड के कांटेक्ट में आ सकते हैं और आते भी हैं। तो लिख लीजिए एंजाइम क्या होता है, एंजाइम लिख लो, एंजाइम ब्लड के कांटेक्ट में, ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आता है, नहीं आता है, क्योंकि इट डज नॉट कंटेक्ट थ्रू द ब्लड बिकॉज इट हैज नॉट प्रेजेंट डक्ट। इंग्लिश वाले बच्चे ऐसे लिखते हैं ना। तो एंजाइम ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आता है क्योंकि इसमें नली, नली बोले तो डक्ट, क्योंकि इसमें नली नहीं होता है या नहीं पाया जाता है, नहीं सुनो, नली नहीं पाया जाता है। उसके बाद में सॉरी, ठीक है, उसके बाद में अगला हार्मोन्स लिख लो। हार्मोन्स ब्लड बोले तो रक्त, रुधिर, हार्मोन्स ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं क्योंकि इसमें नली पाया जाता है और नली के अंदर फ्लो करते हैं, डक्ट के अंदर फ्लो करता है, क्योंकि इसमें नली बोले तो डक्ट, ठीक है, नाली की बात थोड़ी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें नली पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, नली पाया जाता है। मिटा दे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और इंडोक्राइन ग्लैंड्स, समझ में आई। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में अब देखेंगे, जैसे कि लैक्रिमल ग्लैंड से हमारा आंसू बाहर निकलता है, सेरुमेनियस ग्लैंड से कांड का जो गूंज होता है ना वह बाहर निकलता है, मुमेलियन ग्लैंड से मोम बाहर निकलता है, म्यूलिन ग्लैंड से आपका म्यूलिन बाहर निकलता है, समझ में आई बात। स्वेट ग्लैंड से पसीना बाहर निकलता है। तो चलो यह सब बात को बता देते हैं, समझ में आई। चलिए अब हेडिंग लगा लीजिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स दो तरह के, एक इंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब हेडिंग लगा लीजिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन आते हैं। तो पहला हेडिंग लगाइएगा सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड सैलिवा बाहर निकलता है, लार, और लार कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होता है, म्यूलिन, डाइस्टेज, लाइसोसोमिक और टाइलिन होता है। बताता हूं, ध्यान से समझते चलिए बात को। ऐसे तो पीछे पढ़ाए हुए हैं डाइजेशन में जी, इन डिटेल बताए हुए हैं, ध्यान से समझते चलो। एक नोट में बात लिखना है तो लिख सकते हैं कि स्टर्लिंग तथा बेस्ट नामक साइंटिस्ट ने पहली बार हार्मोन्स की बात कही। लिख लो, नोट डाल करके लिख लीजिए। स्टर्लिंग लिखा दें, स्टर्लिंग, ऐसे स्टर्लिंग होता है, स्टर्लिंग तथा बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने पहली बार हार्मोन्स शब्द की बात कही, हार्मोन्स की बात कही, हार्मोन की बात कही। और पहला बार हार्मोन का खोज कौन सा हुआ था जी, पहली बार हार्मोन खोज, लिख लो, पहली बार हार्मोन खोज कौन सा हुआ था। तो पहला बार आपका एस्टेरॉयड हुआ था, एस्टेरॉयड हुआ था जी, समझ में आई बात। एस्टेरॉयड हार्मोन्स पहली बार क्या हुए थे, डिस्कवर हुए थे। लिख लीजिए, पूछ देगा कभी कदार तो बता दीजिएगा, बात खत्म। चलिए हेडिंग लगा लिए हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं बताता हूं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो एक्सोक्राइन
ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब होता है कि बाह्य ग्रंथि। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? वैसे ग्लैंड जिससे एंजाइम बाहर निकलते हैं उसी को एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। और एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम वह होता है जब हमारे बॉडी से सेक्रेट होती है तो ब्लड के कंटेक्ट में नहीं आता है, जबकि हार्मोन्स वह होते हैं जो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं तो ब्लड के कंटेक्ट में आते हैं, क्योंकि उसमें नली पाया जाता है, जबकि एंजाइम निकलते हैं तो विदाउट नली निकलते हैं। और यही कारण है कि ब्लड के कंटेक्ट में नहीं आता है, क्योंकि ब्लड हमारे नली में बहता है। समझ में आई बात? नली बोले तो नस के अंदर बहता है, क्योंकि हम लोग क्या है, हम जो है ना क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ाया है कि सर्कुलेटरी सिस्टम का अर्थ होता है कि ब्लड हमारे शरीर में किस तरह से सर्कुलेट करेगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हमने कही थी। अब हेडिंग लगाइएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में पहला आप हेडिंग लगा लीजिए क्या, तो आप हेडिंग लगाइए सेलेब्री ग्लैंड्स, लार ग्रंथि। सेलेब्री ग्लैंड, सेलेब्री ग्लैंड, सेलेब्री ग्लैंड का मतलब होता है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, सेलेब्री ग्लैंड, इससे सैलिबा बाहर निकलता है, इससे लार बाहर निकलता है। इससे सैलिबा बोले तो लार, ध्यान से समझिएगा नहीं तो जबान फिसल जाएगी तो क्या बुला जाएगी। इससे सैलिबा बाहर निकलता है, इससे सैलिबा बाहर निकलता है। समझ में आई? इससे सैलिबा बाहर निकलता है। एक दिन में कितना सैलिबा निकलता है? एक दिन में 1.5 से 2 लीटर सैलिवा बाहर निकलते हैं जी। बच्चों में सैलिवा ज्यादा बाहर निकलता है, ठीक है। तो एक दिन में 1 से लेकर के 2 लीटर सैलिवा बाहर निकलते हैं, सैलिवा बाहर निकलते हैं, ठीक है। 1 से 2 लीटर सैलिवा क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। सैलिवा, सेलेब्री ग्लैंड कितने होते हैं? तो मेरे भाई यह 3 ग्लैंड्स होता है। कौन कौन होता है? चलो नाम लिखो खटाखट, पीछे बताए हुए हैं। तो पहला होता है आपका सबलिंगुलर ग्लैंड, सबमाइंडिबुलर ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड। लिखो सबलिंगुलर ग्लैंड, सबलिंगुलर ग्लैंड, सबलिंगुलर ग्लैंड। दूसरा होता है सबमाइंडिबुलर ग्लैंड, सबमाइंडिबुलर, सबमाइंडिबुलर ग्लैंड। और अगला क्या होता है? पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे होते हैं? यहाँ पे होते हैं। सांप का जहर इसी में स्टोर होता है जी। सांप का जहर कहाँ स्टोर होता है? तो सांप का जहर स्टोर होता है पैरोटिड ग्लैंड में। और सबलिंगुलर ग्लैंड कहाँ पे होते हैं? तो यह जो है ना टंग के नीचे होता है, जबकि सब माइंडिबुलर ग्लैंड कहाँ पर होता है? ठोड़ के पास होता है। यह डाइजेशन में हमने पढ़ाया है, ठीक है। और लार कितने तरह के होते हैं? सैलिवा जो है 4 प्रकार के होते हैं। सैलिवा की 4 टाइप्स होती है, लार का 4 टाइप्स होता है। और कौन कौन होता है? तो म्यूलिन होता है, उसके बाद में डाइस्टेज होता है, लाइसोसोमिक होता है और टाइलिन होता है। लिख लो म्यूलिन, म्यूलिन क्या करता है? MEUWILIN होता है म्यूलिन। जो भी लिखना स्पेलिंग लिखो ना। म्यूलिन हो गया, डाइस्टेज हो गया, डाइस्टेज हो गया, तीसरा टाइलिन हो गया, टाइलिन हो गया, और चौथा क्या हो गया? लाइसोसोमिक हो गया। लाइसोसोमिक, लाइसोसोमिक क्या करता है? यह कीटाणु बैक्टीरिया को मार देता है जी। बैक्टीरिया को क्या करता है? बैक्टीरिया मारता है, मारता है। कौन मारता है? लाइसोसोमिक मारेगा। म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बना देता है, अर्थात जब खाना खाइएगा ना तो देखना चिपचिपा हो जाएगा रोटी, नहीं तो आप ले करके हाथ पर ऐसे लगा करके लपेट दीजिएगा, चिपचिपा लगेगा, ठीक है। तो यह किसके कारण? म्यूलिन के कारण। और डाइस्टेज और टाइलिन क्या करता है? यह कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है। समझ में आई बात? तो डाइस्टेज और टाइलिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट बोले तो मोटे अनाज को तोड़ता है। तो सेलेब्री ग्लैंड समझ में आया बात? सेलेब्री ग्लैंड के बाद अगला हेडिंग लगाइए आप सेरुमेनियस ग्लैंड। लिखो सेरुमेनियस ग्लैंड, मिटा दें। चलिए दूसरा हेडिंग लगाइए सेरुमेनियस ग्लैंड, सेरुमेनियस ग्लैंड। आप कंटेंट संभाल लीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। सेरुमेनियस ग्लैंड, सेरुमेनियस ग्लैंड। चलिए मैं बताता हूं कि सेरुमेनियस ग्लैंड क्या होता है। दूसरा हेडिंग लगा लो सेरुमेनियस, सेरुमेनियस MINI, सेरुमेनियस, सेरुमेनियस, सेरुमिनियस, सेरुमेनियस ग्लैंड,
सेरुमिनियस ग्लैंड क्या होता है? तो सेरुमिनियस ग्लैंड होता है कि वैसे जिससे क्या होती है, कान में पाया जाता है। पहला बात, जिससे क्या होता है, कान से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं। तो सवाल पूछ देगा कि कान से वेस्ट मटेरियल जो बाहर निकलते हैं वह किस ग्लैंड से निकलते हैं? सेरुमिनियस ग्लैंड से बाहर निकलते हैं। और कान का स्ट्रक्चर कल की क्लास में बताएंगे कि मेलियस इनकस स्टेपिज कैसे कॉक्लिया आवाज को सिग्नल में बदल करके और भेज देता है आपका नर्व फाइबर के पास, ठीक है। ऊपर वाला को पिन्ना बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं, लोबले बोलते हैं, ईयर ड्रम बोलते हैं, ईयर कैनाल उसी को बोला जाता है। और जब जा करके टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन से टकराते हैं तो उसके पास 3 हड्डी होती है, मेलियस इनकस स्टेपिज, और कॉक्लिया पीछे लगा होता है जो आवाज को सिग्नल में बदल देता है। लेकिन 1/10 क्या होना चाहिए, उसके बीच का समय होना चाहिए। कल की क्लास में करा देंगे सेंस ऑर्गन, कोई दिक्कत? चलिए, तो सेरुमेनियस ग्लैंड क्या होता है? तो सेरुमेनियस ग्लैंड यह कान में पाया जाता है, जिससे कान से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं। लिख लो, यह कान के अंदर पाया जाता है, कान के अंदर पाया जाता है, जिससे वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं। पूरा एक्सप्रेशन पढ़ा ही रहे तो अच्छा से ना पढ़ाएंगे जी। तो कान से वेस्ट मटेरियल बाहर किस ग्लैंड से निकलता है, जिसको कन्हौआ गूंज बोलते हो, वह सेरुमेनियस ग्लैंड से बाहर निकलता है। और तीसरा, आंसू भी क्या होता है, बाहर निकलता है। आंख से टपका आंसू और जाल टपकी शराब में, ठीक है, नहीं, ध्यान से सुनो बात को। तो आंसू जब बाहर निकलते हैं तो आंसू हमारे किस ग्लैंड से बाहर निकलते हैं? कह दोगे कि आंख से बाहर निकलता है, ठीक है। तो आंख से बाहर तो आंसू निकलता ही है, लेकिन किस ग्लैंड से आंसू बाहर निकलता है? तो आपका निकलता है लैक्रिमल ग्लैंड से आंसू बाहर निकलते हैं। तो लिख लीजिए, लैक्रिमल ग्लैंड से क्या होता है? तो लैक्रिमल ग्लैंड से आंसू बाहर निकलते हैं। आंसू, लैक्मे का एक काजल आता है और वह काजल आंख में लगाने के लिए होती है। आंख में पहला बात, काजल सुरमा वगैरह नहीं लगाना चाहिए मेरे भाई, मेरे बाबू। यह कल की क्लास में बताएंगे कि आंख में सुरमा, काजल यह सब क्यों नहीं लगाना चाहिए। लैक्रिमल ग्लैंड से क्या होता है? आंसू बाहर निकलते हैं। लैक्मे का काजल आती है तो लैक्मे से लैक्रिमल याद हो जाएगी, ठीक है। तो लैक्रिमल ग्लैंड, इससे पहला बात लिखो, यह कहाँ होता है? यह आंख में पाया जाता है, आंख के अंदर पाया जाता है। यह आंख में पाया जाता है, जिससे आंसू बाहर निकलते हैं, जिससे आंसू क्या होते हैं, बाहर निकलते है। तो लैक्रिमल ग्लैंड से क्या होता है? आंसू बाहर निकलता है। और लैक्रिमल ग्लैंड के बाद अगला लिख लो, मोमेलियन ग्लैंड से क्या होता है? मोम बाहर निकलता है। कीची वगैरह जो है ना, आंख में देखोगे सुबह के समय उठोगे तो बचपन को देखोगे ना तो गजब लगता है, और उससे खतरनाक बचिया लगती है। किसी को अच्छा से देखना है ना, विदाउट मेकअप, विदाउट पुट्टी, तो किसी को सुबह सुबह देखो एकदम ओरिजिनल फेस दिखेगी। समझ में आई? ओरिजिनल फेस देखेगी, क्योंकि उसका पुट्टी जो है ना तब तक सुबह के समय उखड़ गया होगा, ठीक है। तो लैक्रिमल ग्लैंड के बाद अगला हेडिंग लगा लो, मोमेलियन ग्लैंड से क्या होता है? मोम बाहर निकलता है और मोम के रूप में कीची बोलते हैं। लिख लो, इससे यह भी आंख में ही पाया जाता है जी, लिख लीजिए, यह भी आंख में ही पाया जाता है, यह भी आंख में ही पाया जाता है, यह भी आंख में ही पाया जाता है। और इससे मोम मत लिख देना, यह मोम है, समझ में रही है बात जी। यह इससे क्या होता है? इससे मोम बाहर निकलती है, कोई तो मोम लिख देता है, इससे मोम बाहर निकलती है। इससे क्या होती है? मोम जो है वह बाहर निकलती है, मोमेलियन ग्लैंड। और अगला लिख लीजिए, स्वेट ग्लैंड, ठीक है। स्वेट ग्लैंड इसको क्या बोलते हैं? सीबम मतलब क्या होता है? ऊपर का डर्मिस होता है, आया डर्मिकुल का। यह प्रचार में अभी गर्मी का समय आ गया है ना जी, आया डर्मिकुल का रोटेशन, ठीक है। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन होता है कि वैसा पॉइंट जहां से यह बॉडी रोटेट करना चाहती है, ठीक है। टॉपिक है फिजिक्स का, बड़ा मन लगता है फिजिक्स पढ़ाने में भी, ठीक है। चलिए, तो यह भी आंख में ही पाया जाता है और इससे मोम बाहर निकलती है। चलिए, अब अगला हेडिंग लगा लीजिएगा, स्वेट ग्लैंड। और स्वेट ग्लैंड से क्या होता है? पसीना बाहर निकलते हैं।
क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, डर्मिस होता है ना, आया डर्मिकुल का। तो यह क्यों बनाया गया है, तो आया डर्मिकुल का स्किन के लिए बनाया गया, क्योंकि स्किन का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। कल की क्लास में स्किन दिखाना है। टोटल जो है ना आपका त्वचा भी आते हैं ना जी सेंस ऑर्गन में, सेक्स ऑर्गन नहीं बोल रहे, सेंस ऑर्गन बोल रहे हैं। सेंस ऑर्गन ज्ञानेंद्रिया होता है। चलिए तो हेडिंग लगा लीजिए स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड का मतलब क्या होता है, जिससे पसीना बाहर निकलता है। माँ तेरे हर बूंद के पसीनों को मोतिया चमकाऊंगा, सपने बड़ी देखना, पूरा करके तेरा सेल सेल नहीं दिखलाएगा। क्या बात है। चलिए चौथा के बाद अगला पांचवा लिख लीजिए, स्वेट ग्लैंड, SWET, स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड का मतलब होता है जिससे पसीना बाहर निकलते हैं। लिख लो, इससे पसीना बाहर निकलता है। पसीना का मतलब होता है स्वेट, इससे पसीना बाहर निकलता है। और इसमें क्या पाया जाता है जी, सोडियम क्लोराइड पाए जाते हैं। इसमें पसीना में सोडियम क्लोराइड NaCl पाया जाता है, नमक, NaCl नमक, ठीक है, नमक पाया जाता है। नोट में एक बात बताएं, ब्रेन के अंदर जो है ना, न्यूरॉन सेल के अंदर एक साइनेप्स के दूसरे साइनेप्स के पास मैसेज सिग्नल भेजने का कौन काम करता है, सोडियम करता है। ठीक है, सोडियम क्या करता है, मैसेज सेंडिंग करता है। अर्थात जब आप सब्जी वगैरह खाते होंगे और नमक कम होता है तो तुरंत इन्फॉर्म आ जाती है ब्रेन को कि नमक कम है, थोड़ा सा नमक डाले पड़ेगा। और जस्ट थोड़ा सा हो जाएगा ज्यादा तो लगेगा कि नमक ज्यादा हो गया। ठीक है, क्यों, यह सोडियम क्या करता है, इन्फॉर्म करता है जी, एक साइनेप्स के दे करके दूसरे साइनेप्स के बीच की जो भी मैसेज होती है डेंड्राइट के द्वारा जाता है, वह किसके द्वारा जाता है मेटल में, तो सोडियम के द्वारा जाता है। तो लिखा हुआ सवाल है, इसे हम बता भी दिए हैं। जब नर्वस सिस्टम ब्रेन पढ़ाए थे ना, तो यह बात बताए थे कि ब्रेन के अंदर मैसेज सिग्नल भेजने का काम किस मेटल का होता है, सोडियम का होता है। सोडियम, सोडियम से शादी, और हम अकेले हैं और एक और आ जाएगी तो एक और एक हो जाएंगे ना जी। शादी विवाह के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है। मकसद शादी विवाह नहीं करना है, मकसद जो है परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना है और बड़ा से बड़ा पोस्ट धारण करके देश का भला करना है, अपने गांव का भला करना है। समझ में आई बात, क्योंकि एक व्यक्ति शिक्षित जब गांव से निकलेगा तो अपने आप गांव शिक्षित होने लगेगी, और जिस दिन गांव शिक्षित हो जाएगा उसके बाद में सब शहर शिक्षित हो गए, राज्य शिक्षित होगा और भारत क्या हो जाएगी, विकास कर जाएगी। मकसद जो है ना वह शादी विवाह करना नहीं होता है, मकसद जो होता है देश को बढ़ाना होती है। यदि आप इस देश में, भारत देश में जन्म लिए हैं, ठीक है, तो खाली हाथ आए हैं, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। फिर खाली हाथ जाने के बाद तो मानव में जीवन लेने का और जन्म लेने का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। ठीक है, इसीलिए बता रहे हैं कि अच्छा से पढ़िए, ध्यान पूर्वक पढ़िए, बात को ध्यान से सुनिए कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यह खत्म हो गया, हेडिंग लगा लीजिए इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स लगा लिए हेडिंग। चलिए इंडोक्राइन ग्लैंड्स में पहला हेडिंग लगाइए थाइमस ग्लैंड्स। पूछा हुआ SSC CHSL का सवाल है जी, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल में थाइमस ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ढेर तो मार्क आएगा कि ब्रेन में पाया जाता है, गयो हवा खाए। थाइमस ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, लिख लीजिए। एक्सोक्राइन के बाद इंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसमें क्या होता है, तो इसमें सबसे पहला हेडिंग लगाइए थाइमस ग्रंथि। थाइमस, थाइमस ग्लैंड्स, थाइमस ग्रंथि। यह थाइमस ग्रंथि कहाँ पे पाया जाता है, तो यह जो है ना छाती, ठीक है, छाती के अंदर पाया जाता है। कोई दिक्कत, छाती के अंदर क्या होता है, पाया जाता है थोरेसिक, इसको बोलते हैं। छाती के अंदर जो खाली जगह होती है इसको क्या बोला जाता है, थोरेसिक बोला जाता है। और उसी में क्या होता है, यह ग्लैंड पाए जाते हैं। तो लिख लो, यह वक्ष गुहा के अंदर पाया जाता है। लिख लीजिए, यह छाती, छाती बोले तो थोरेसिक, थोरेसिक खाली जगह THROASIC, यह थोरेसिक वक्ष गुहा होता है, वक्ष गुहा के अंदर पाया जाता है, पाया जाता है। वक्ष गुहा बोले तो छाती के अंदर जो खाली जगह होती है उसी को वक्ष गुहा बोला जाता है, थोरेसिक बोला जाता है। ब्रेन के अंदर खाली जगह को क्रेनियम कैविटी बोला जाता है, ठीक है, जहां से स्पाइनल कॉर्ड निकले होते हैं, फोरमैन मैग्नम बोला जाता है। मुंह में खाली जगह को बक्कल कैविटी बोला जाता है, पेट में खाली जगह को एब्डोमेन कैविटी बोला जाता है। ठीक है,
यह छाती थोरेसिक के अंदर पाया जाता है। यह प्रोटीन बनाने का काम करता है, और अर्थात जब जैसे जैसे हम लोग क्या होते हैं, हमारी एज बढ़ती है तो यह धीरे धीरे प्रोटीन बनाना कम कर देता है, और एक ऐसा समय आता है कि प्रोटीन बनाना साफे बंद कर देता है और हम लोग चल बसते हैं। तो व्यक्ति बूढ़ा क्यों हो जाता है? तो व्यक्ति बूढ़ा इसी ग्लैंड्स के सही तरीका से प्रोटीन नहीं बनाने के कारण व्यक्ति क्या हो जाते हैं, बूढ़ा हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति को यंग रहना है, जवान रहनी है, हमेशा थोड़ी रहेगा। समझ में आई बात? तो वह थोड़ा सा रेगुलर एक्सरसाइज करे। रेगुलर एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपके शरीर के अंदर जहां जहां लिगामेंट है, लिगामेंट जहां पर दो हड्डियां आपस में ज्वाइंट होते हैं उसको लिगामेंट बोला जाता है। वहां पर क्या होंगे, यूरिक एसिड नहीं जमेगा, और यूरिक एसिड, अमीनो एसिड, वेरी सॉरी, अमीनो एसिड जो है वह नहीं जमेगा, और अमीनो एसिड जब नहीं जमेगा तो आप गठिया रोग का शिकार नहीं होइएगा। ठीक है, तो लिख लो, यह प्रोटीन बनाने का काम करता है। यह प्रोटीन बनाने का काम करता है, और बढ़ते एज के साथ लिखो, और बढ़ते एज बोले तो आयु, बढ़ते आयु के साथ प्रोटीन बढ़ते एज के साथ प्रोटीन कम बनाते लगता है। प्रोटीन बढ़ते एज के साथ प्रोटीन कम बनाने लगता है, जिससे व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति बूढ़े क्यों हो जाते हैं? तो थाइमस ग्लैंड के कारण क्या हो जाते हैं, या बूढ़े हो जाते हैं। और दूसरा लिख लो, अगला क्या, पिनियल ग्लैंड्स लिख लीजिए। पिनियल ग्लैंड्स क्या होता है, इसको हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड कहते हैं जी। बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड इसे कहा जाता है। ठीक है, इसको थर्ड आई ग्लैंड भी कहा जाता है। थर्ड आई ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति को उठाने का और सुताने का काम किसका होता है? तो व्यक्ति को उठाने और सुताने का काम इसी का होता है। आप यह गौर किए हैं कि आप जो है ना पेशाब 4:30 बजे करिएगा ना, तो आपको पेशाब कन्फर्म हर एक दिन एवरीडे 4:30 बजे लगेगी। ठीक है, उसके बाद में आप कितना ही बजे सोइएगा, रात को 3 बजे भी सोइएगा, और सुबह 6 बजे उठने की आदत है तो आप 6 बजे ही उठिएगा, क्योंकि यह उठाने का सुताने का सब काम जो है ना इसी का होता है। तो व्यक्ति जो कहता है ना कि हम इतना देर ही सोते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं खुद 4 घंटा सोता हूँ, उससे ज्यादा नहीं सोता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझिए बात को। बॉडी अपने आप को सर्वाइव कर लेती है, पिनियल ग्लैंड सर्वाइव कर लेता है, और इससे क्या होता है, मेलाटोनिन हार्मोन सेक्रेट होते हैं, जिससे व्यक्ति को नींद आता है। अभी रात का 1 बज रही, 1 से ऊपर हो गया होगा, 1:30 बज रही होगी, चाहे जितना बजे, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, और मैं क्लास ले रहा हूं तो हमारा कहाँ है पिनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन को सेक्रेट किया हुआ? क्या तुमको लगता है कि मेरी पिनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन को सेक्रेट कर रही है और मैं नींद में बोल रहा हूं? ऐसा तो नहीं ना लग रही है। चलिए, तो बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड, थर्ड आई ग्लैंड इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को उठाने और सुताने का काम इसी का होता है, इसीलिए इसको बायोलॉजिकल ग्लैंड या थर्ड आई ग्लैंड के तहत जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि विच ग्लैंड इज द नोन एज द बायोलॉजिकल ग्लैंड और द थर्ड ग्लैंड, तो बता दीजिएगा कि पिनियल ग्लैंड इज द नोन एज द बायोलॉजिकल ग्लैंड और थर्ड ग्लैंड बिकॉज इट सेक्रेट द मेलाटोनिन हार्मोन्स विच हेल्प टू द स्लीपिंग इन द बॉडी। ठीक है, स्लीपिंग मतलब खाली लिखिएगा स्लीपिंग, यह क्या करता है, सुलाने में मदद करता है। हिंदी में ही लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगी। बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड, थर्ड आई ग्लैंड, नहीं तो ढेर बच्चा कहेगा कि ले दिखते हो जाएगा ना। बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड या थर्ड आई ग्लैंड इसे कहा जाता है। अगला लिख लो, इससे क्या होता है, मेलाटोनिन, इससे मेलाटोनिन हार्मोन बाहर निकलता है। मेलाटोनिन हार्मोन बाहर निकलता है और इससे ही व्यक्ति को नींद आती है, लोरी नींदिया आंखों में आए। इससे मेलाटोनिन हार्मोन बाहर निकलता है और इससे ही व्यक्ति को नींद आती है। सबसे छोटी ग्रंथि है जी बाबू, लिख लो, यह सबसे छोटी ग्रंथि है। जबकि सेकंड सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो सेकंड सबसे छोटी ग्रंथि होता है आपका पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। लिख लो, पिनियल ग्लैंड्स लिखो जे खत तुझे, तो पिनियल ग्लैंड्स लिखिए। यह सबसे
छोटी ग्रंथि है, यह सबसे छोटी ग्रंथि है, समझ में आई? यह सबसे छोटी ग्रंथि है। तो पूछ देगा कि विच ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ब्रेन, तो बता दीजिएगा पिनियल ग्लैंड्स को क्या बोला जाता है? सबसे छोटी ग्रंथि बोला जाता है। मिटा दे पिनियल ग्लैंड्स के बाद अगला हेडिंग लगाइए पीयूष ग्लैंड्स। पीयूष ग्लैंड से 11 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन यह 11 प्रकार के हार्मोन्स को जानना आपको जरूरी भी नहीं है, और मुझे लगता है कि उतना बताना भी मुझे जरूरी नहीं है। जो एग्जाम में आता है उसको तो बताएंगे 3-4 गो, जैसे कैल्सिटोनिन क्या होता है, ऑक्सीटोसिन क्या होता है, यह सब तो बताना तो पड़ेगा ही, तो बिल्कुल बताएंगे। हेडिंग लगा लिए पीयूष ग्लैंड्स। चलिए मैं भी हेडिंग लगा लेता हूं पीयूष ग्लैंड्स। पीयूष ग्लैंड्स जो भी नंबर हो, कौन सा नंबर था जी, पहला, दूसरा, तीसरा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का मतलब क्या होता है? पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं जी। यह सेकंड सबसे छोटी ग्रंथि, लिखो यह सेकंड, ऐसे लिखा था सेकंड ऊपर, मेंस लिखिएगा तो यह सब ध्यान रखना पड़ेगा जी, नहीं तो प्रीलिम्स निकल जाएगा और मेंस में फेल कर जाइएगा। ठीक है, इंटरव्यू तो अपना कंडीशन में, इंटरव्यू कौन बड़ी बात है, सवाल पूछेगा, इंटरव्यू में क्या होगा, अपने अनुसार जवाब देंगे। ठीक है, समझ में आई? ऐसा नहीं कि अकड़ दिखाएंगे इंटरव्यू में तो दिखते हो जाएगी। यह सेकंड छोटी ग्रंथि है, लिख लो यह सेकंड सबसे छोटी ग्रंथि है। यह सेकंड छोटी ग्रंथि लिख लो, सबसे छोटी क्या लिखेगा? यह सेकंड छोटी ग्रंथि है। सेकंड क्या है? छोटी ग्रंथि है। उसके बाद में इसको मास्टर ग्लैंड के तहत भी जाना जाता है। इसको मास्टर ग्लैंड के तहत जानते हैं। क्यों जानते हैं? तो इसलिए जानते हैं कि यह सभी ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड के तहत जानते हैं। लेकिन यह जो है, यह हाइपोथैलेमस ग्लैंड को क्या करता है? नहीं कंट्रोल कर पाता है, और नहीं पैराथायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कर पाता है। इसीलिए जो है ना, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मास्टर ग्लैंड। लेकिन यह करता क्या है ना, हाइपोथैलेमस ग्लैंड को कंट्रोल नहीं कर पाता है, और हाइपोथैलेमस जो है ना, इसको कंट्रोल करके रखता है, अभी बता रहे हैं। इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर का भी मास्टर। तो लिख लो इसको मास्टर ग्लैंड के तहत जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि यह सभी ग्लैंड्स, सभी ग्रंथि को कंट्रोल, यह सभी ग्रंथि को कंट्रोल करता है। यह सभी ग्रंथि को क्या करता है? कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। नोट में बात को लिख लीजिए। पीयूष ग्रंथि पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, पीयूष ग्रंथि पैराथायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्लैंड्स पैराथायराइड ग्रंथि एवं हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है, क्योंकि इससे भी यह सब छोटे होते हैं जी। तो पीयूष ग्रंथि पैराथायराइड ग्रंथि एवं हाइपोथैलेमस ग्लैंड को कंट्रोल नहीं कर पाता है। अगला लिख लो हाइपोथैलेमस, चौथा नंबर हाइपोथैलेमस क्या होता है? यह ध्यान को केंद्रित करने का काम करता है, और यही ग्लैंड के कारण क्या आती है? प्यार, मोहब्बत, फीलिंग। ठीक है, प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ लो बाबू मौका है, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहते हैं देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि इंतजार नहीं किसी रानी का, अब हम बताएंगे कि रुतबा क्या होता है जवानी का। और उस घर में मिठाई भेजी जाएगी जहां से आवाजें आई थी कि नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। हाइपोथैलेमस लंद फंद के चक्कर में मत रहिए, और नहीं तो कुछ नहीं होगा बजाय बर्बाद होने के। ठीक है, हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस क्या होता है? यह ध्यान को केंद्रित करने का काम करता है। यह ध्यान को केंद्रित करने का काम करता है। यह ध्यान को क्या करता है? केंद्रित करने का काम करता है। फोकस करते हो एनीथिंग पर,
किसी भी चीज पे फोकस कर रहे हो, हम इस सब बात को लिख रहे हैं, हमारी ध्यान में सब क्या है, यह है ध्यान केंद्रित कर रहा है इस पर। क्यों? क्योंकि हमारा हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लेंगेट सेरिब्रल, यह सब का सब क्या है, एक्टिव है। और यही कारण है ना कि इतना जोश के साथ और जज्बात के साथ बोल रहे हैं, बिना कोई एरर के साथ, ठीक है, बिना कोई गलतियां किए हुए। तो इस तरह से कॉन्फिडेंस आनी चाहिए। कॉन्फिडेंस इज द पावर बट द क्वेश्चन इज द टेम्पोररी। कॉन्फिडेंस पावर होता है। कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम पास नहीं कराएगी, लेकिन किसी भी एग्जाम में बैठने का साहस जरूर दिला देगी। ठीक उसी तरह से बरसात में छाता आपको बारिश से भले ही नहीं बचाती है, तेज बारिश से, लेकिन बारिश में, तेज बारिश में क्या करती है, खड़ा होने का साहस तो दिखाती है, साहस तो देती है। ठीक उसी तरह से कॉन्फिडेंस होता है मेरे भाई। तो ध्यान से समझिए बात को, यह ध्यान को केंद्रित करने का काम करता है। और अगला लिख लो, इसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करता है। तो लिख लो, यह है पीयूष ग्रंथि, यह पीयूष ग्रंथि, यह पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल, यह पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करता है। यह क्या करता है, पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लिख लो, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड जो है ना आपका, हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। मिटा दे, हाइपोथैलेमस समझ में आई बात। अगला हेडिंग लगा लीजिए, हाइपोथैलेमस के बाद अगला थायराइड ग्लैंड्स। यह कहाँ पाया जाता है? गला में पाया जाता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है जी, ठीक है, लिख लो, खूब पूछता है सब। कैल्शियम और फास्फोरस को मेंटेन करने का काम इसी का होता है, थायराइड ग्लैंड का। तो लिखते चलिए। अच्छा, यह बात नहीं बताया जी, पीयूष ग्रंथि से 11 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। वेरी सॉरी, जब बता रहे हैं तो अच्छा से बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे, बात खत्म। जब अच्छा से बताएंगे तभी जाकर के अच्छा से परीक्षा की खोपड़ी में छेद करिएगा, बिना किसी डाउट के। क्लास करते रहिए और सेट जाकर के मिलाइए ना बाबू, अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूं, नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए, नोट में बात डाल करके लिख लो, पीयूष ग्रंथि से 11 प्रकार के हार्मोन बाहर निकलते हैं। हार्मोन बाहर निकलते हैं, क्या होते हैं? 11 प्रकार के हार्मोन बाहर निकलते हैं, लेकिन सबको जानना जरूरी नहीं है। इसमें सबसे पहला हेडिंग लगा लीजिए आप, ऑक्सीटोसिन। यह दर्द निवारक होता है। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? यह दर्द निवारक होता है। समझ में आई बात? तो लिख लीजिए, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन यही सुई दिया जाता है जी गाय भैंस को दूध को उतारने के लिए। ऑक्सीटोसिन, गाय माता जो है ना, वह नहीं चाहते हो भी इतना शरीर के अंदर हीट प्रोड्यूस कर देता है ना कि पूरे दूध जो है ना वह कलेक्ट हो जाते हैं, अपने आप गिरने लगता है। ऑक्सीटोसिन सुई पर रोक लगाई गई है, फिर भी बिकता है, पता नहीं क्यों, ठीक है। मादक पदार्थों पर रोक लगाया गया, आर्टिकल नंबर 47 बताए तो है पॉलिटिकल साइंस में। वहां पर पॉलिटिकल साइंस का जरूर से जरूर वीडियो देखिए, और यहाँ पर आप जो है साइंस का देखिए, तभी जाकर के जीके जीएस का कंप्लीट डाउट आपको हो जाएगी खत्म। तो ऑक्सीटोसिन को, इसको लव हार्मोन के तहत भी जानते हैं। क्यों? यह दर्द निवारक होता है। लिख लो, यह दर्द निवारक होता है, दर्द निवारक होता है। अब सुनो बात को, महिलाएं के जो है ना, जब गर्भवती महिलाएं क्या करती है, अपने बच्चे को जन्म देती है, तो जन्म देते समय 55 DL का दर्द क्या होता है, होती है, अर्थात 22 हड्डियां जब एक साथ टूटेगी ना तो 55 DL का दर्द होगा। और व्यक्ति की साहस जो है ना 48 DL तक की दर्द को बर्दाश्त कर सकता है। तो बताओ, माँ जो है ना 55 DL की दर्द को कैसे सहन कर लेती है? यही हार्मोन्स के कारण सहन कर लेती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ना शरीर प्रोड्यूस करता है, सेक्रेट करता है, और यही के कारण जो है ना माँ जो है उस दर्द को बर्दाश्त कर लेती है। तो मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। बात समझ में आ रही है ना? बात धन्य है जो माँ, जो हमने क्या की, जन्म, हमको उसने क्या की, जन्म दी, ठीक है। तो उस माँ को धन्यवाद। समझ में आई बात? दुनिया में आपका सब साथ छोड़ सकता है सिवाय माँ बाप के, ठीक है। इसीलिए जब भी प्यार मोहब्बत करिए तो अपने माता पिता से करिए, तीसरा आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। आपसे ज्यादा, भगवान से ज्यादा अपने माँ बाप को मानिए, क्योंकि भगवान ने आपको क्या किया है बाबू, कर्म देने का काम किया है, जन्म देने का काम तो माँ बाप किए हैं। समझ में आई बात? इसीलिए माँ बाप जो है ना इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंस किसी को दीजिए लाइफ में तो पहले बाबूजी और उसके बाद माता को, क्योंकि यदि कोई मेल है
तो बाबूजी को बात को मानना पड़ेगा। समझ में आई बात? क्योंकि यह एक बात बताएं कि माँ जब गोद लेती है ना बच्चे को, तो देखना माँ जब बच्चे को गोद लेती है तो कमर के पास रखती है, इसलिए ना कि जब हम जहां तक देख रहे हैं ना, कम से कम तू भी वहां तक देखो। और जब बाबूजी गोद लेते हैं ना तो बच्चे को कंधा पर रखते हैं कि हम जो है ना देख रहे हैं ना, हमारा बच्चा हमसे भी दूर तक देखे। ठीक है, तो ध्यान से समझिए बात को। आज गरीबी में मैं यहाँ से आया हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ तो केवल और केवल अपने बाबूजी के देन पे पहुँचा हूँ। ठीक है, दूसरा कोई मुझे सहायता नहीं किया है, इसलिए ध्यान से समझिए बात को। यह दर्द निवारक होता है। खैर बात की बात है, इसी तरह से माता पिता को इम्पोर्टेंस देना है, बहुत देना है। लाइफ में बहुत आएंगे, 75 आएंगे, 75 जाएंगे, जिंदगी भर साथ वही निभाएंगे जो बाबूजी खोज के लाएंगे। इसीलिए माँ बाबू जो है ना, एक बार बिछड़ जाएंगे तो दोबारा कबो नहीं मिलेंगे। इसलिए अच्छा से पढ़िए और माँ बाबू को बार बार बोलते हैं इंपॉर्टेंस सबसे पहले दीजिए। यह दर्द निवारक होता है, ध्यान से समझते चलिए बात को। ऑक्सीटोसिन यह दर्द निवारक होता है। और उसके बाद में इसको लव फीलिंग हार्मोन के तहत जानते हैं। इसको लव फीलिंग हार्मोन्स, लव फीलिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। इसको लव फीलिंग हार्मोन्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह क्या करता है, दर्द निवारक होता है ना, दर्द को कम कर देता है। समझ में आई बात? तो यह दर्द निवारक होता है ऑक्सीटोसिन। दूसरा लिख लो। ऑक्सीटोसिन के बाद अब क्या लिखिएगा, तो ऑक्सीटोसिन के बाद अगला जिससे दूध निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, लैक्टोजेनिक। लिख लो, जहां जहां लैक्टो रहेगा वहां वहां दूध, तो लिख लो लैक्टोजेनिक, 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 लैक्टोजेनिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन क्या होता है, तो लैक्टोजेनिक हार्मोन कहने का मतलब होता है कि जिससे दूध बाहर निकलते हैं। महिलाओं के अंदर दूध बनाने का काम किस हार्मोन का होता है, लैक्टोजेनिक ग्लैंड के अंदर लैक्टोजेनिक हार्मोन करते हैं। लिख लो, तो लैक्टोजेनिक हार्मोन यह महिलाओं के अंदर दूध निर्माण करने का काम करता है। दूध निर्माण करने का काम करता है। तो लैक्टोजेनिक क्या करता है, तो लैक्टोजेनिक जो है ना वह दूध निर्माण करने का काम करता है। और उसके बाद में लिख लीजिए सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन क्या होता है, इसको बोलते हैं एसटीएच हार्मोन बोला जाता है जी, एसटीएच। यह वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। यही के कारण है ना, इसी के कारण कोई व्यक्ति में ज्यादा यदि यह बन जाता है तो लंबा हो जाते हैं, और कोई में कम बनता है तो वह कम लंबा होते हैं, बौना हो जाते हैं। तो लिख लो, यह वृद्धि नियंत्रक हार्मोन होता है। यह वृद्धि नियंत्रक हार्मोन होता है। और इसी के कारण कोई व्यक्ति बौना या लंबा हो जाता है। समझ में आई बात? इसी के कारण क्या होता है, कोई व्यक्ति बौना या लंबा हो जाता है। और अगला हेडिंग लगा लीजिए थायराइड ग्लैंड्स। मिटा रहे इसको, थायराइड ग्लैंड्स कहाँ पाया जाता है, तो थायराइड ग्लैंड्स यह गले में पाए जाते हैं। इसकी आकार जो है ना एच की तरह होता है। और इसी में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड्स में बनने वाली थायरॉक्सिन हार्मोन में जब कमी आ जाती है ना तो घेंघा रोग होता है। बताता हूं, ग्वाइटर रोग। लिखते चलिए अगला थायराइड ग्लैंड्स। ठीक है, चलो थायराइड ग्लैंड्स कौन सा नंबर था जी, 5वां था, 5वां। थायराइड ग्लैंड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इसको ऑटू ग्रंथि भी कहा जाता है। लिखो, इसको ऑटू ग्रंथि भी कहा जाता है। इसको ऑटू ग्रंथि भी क्या होता है, कहा जाता है। इसकी आकार कैपिटल एच की तरह होता है, एच की तरह होता है। और उसके बाद में अगला लिखो, इसकी आकार कैपिटल एच की तरह होता है। यह गला में पाया जाता है जी, यह गला बोले तो गर्दन, गला में पाया जाता है।
पाया जाता है। और उसके बाद में इसका काम क्या होता है, इसका काम जो है आपका फास्फोरस और कैल्शियम को मेंटेन करना होता है। लिख लो, इसका काम फास्फोरस तथा कैल्शियम को मेंटेन्स करना होता है, मेंटेन्स करना होता है, क्योंकि इससे कैल्सीटोनिन ठीक तो है, कैल्सीटोनिन, क्योंकि इससे कैल्सीटोनिन हार्मोन बाहर निकलते हैं। कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। समझ में आई बात। उसके बाद में थायराइड के बाद अगला लिखो एड्रिनल ग्लैंड्स कहने का मतलब होता है, इसका एड्रिनल ही बोलते हैं, यह किडनी के ऊपर होता है और यह 3S और 4S हार्मोन को छोड़ता है, जिससे व्यक्ति में अचानक गुस्सा आ जाती है। एक बात नोट में लिखना है तो लिख लो, थायराइड ग्रंथि से पहले पैराथायराइड ग्रंथि होता है जी। पैराथायराइड ग्रंथि कहां पर होता है, लिख लो, थायराइड ग्रंथि से पहले पैराथायराइड ग्रंथि होता है। पैराथायराइड ग्रंथि होता है। पैराथायराइड ग्रंथि क्या होता है थायराइड ग्रंथि से जस्ट पहले। अच्छा, थायराइड ग्लैंड्स में थायरॉक्सिन हार्मोन में कमी आ जाती है तो ग्वाइटर रोग हो जाता है। नोट में कहा, यहां लिख ले, नोट डाल करके लिख लीजिएगा। थायरॉक्सिन, थायराइड यही थायराइड में है जी। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन, थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन में कमी आने पर ग्वाइटर रोग हो जाता है। ग्वाइटर का मतलब होता है घेघा रोग। ग्वाइटर रोग क्या हो जाता है, समझ में आई। तो थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन में कमी आने पर ग्वाइटर रोग हो जाता है। और एड्रिनल ग्लैंड्स, यह किडनी के ऊपर होता है। यह किडनी, दोनों किडनी के जी, यह दोनों किडनी के ऊपर होता है। लिखो, यह दोनों किडनी के ऊपर होता है तथा यह 3S या 4S हार्मोन सेक्रेट करता है, स्रावित करता है। सेक्रेट मतलब स्रावित, सेक्रेट करता है, जिससे व्यक्ति के अंदर ब्लड प्रेशर, बीपी, जिससे व्यक्ति के अंदर ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है। इसलिए इसे डू एंड डाई करो या मरो, डू एंड डाई ग्लैंड्स और इसको क्या बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट ग्लैंड। डू एंड डाई ग्लैंड्स कॉमा फाइट एंड फ्लाइट ग्लैंड्स के तहत जानते हैं। लिख लेना, डू एंड डाई ग्लैंड्स कॉमा फाइट एंड फ्लाइट ग्लैंड्स के तहत जानते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स, तो झगड़ा लड़ाई के समय जो है ना, एड्रिनल ग्लैंड्स क्या करता है, यह जो है 3S और 4S हार्मोन को सेक्रेट कर देता है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति को भी देखोगे ना तो अचानक इतना ज्यादा गुस्सा करेगा ना, एकदम दांत पीस करके कहेगा कि लाओ ससुर को आज लाओ, एकदम उसको मार करके जो है ना छाती का बाती तोड़ देते हैं। व्हाट डू नो अबाउट द बाती ऑफ द छाती? स्टेर्नम इज द नोन एज द बाती ऑफ द छाती। आर यू अंडरस्टैंड? ठीक है, यह दोनों किडनी के ऊपर होता है तथा 3S 4S हार्मोन सेक्रेट करता है, जिससे व्यक्ति के अंदर ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है। इसीलिए इसे डू एंड डाई ग्लैंड्स और फाइट एंड फ्लाइट ग्लैंड्स के तहत जानते हैं। ठीक है, इतना जोश होनी चाहिए। ठीक है, माइक ठीक ठाक है जी। चलिए, उसके बाद में बस एंडोक्राइन ग्लैंड्स बता करके लीवर वाला जो है कल बता देंगे और पेनक्रियाज वाला। ठीक है, और उसके बाद में ह्यूमन का जो भी सेंस ऑर्गन है सब एक क्लास में लपेट लेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा देरी और बना रहिए। एड्रिनल ग्लैंड्स के बाद अगला लिखो। बच्चा कहेगा कि कितना देरी तक बताते हैं। यदि अच्छा करना है बाबू तो अच्छा से पढ़ना भी तो पड़ेगा, नहीं तो फिर तो दिक्कतें हो जाएगी। थायराइड ग्लैंड्स हो गया, उसके बाद में एड्रिनल ग्लैंड्स हो गया। अब क्या बताना है, गोनेट्स ग्लैंड बताना है और उसके बाद में टेस्टिस और ओवरी बतानी है, बात खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लो
गोनेट्स ग्लैंड, गोनेट्स ग्लैंड लिख लिए। चलो अगला 7वां, गोनेट्स ग्लैंड, गोनेट्स ग्लैंड, गोनेट्स ग्लैंड यह क्या करता है, यह सब ल्यूटिन हार्मोन को सेक्रेट करता है। यह सब ल्यूटिन, सब लिट्यूटिंग, लिट्यूटिंग, सब लिट्यूटिन हार्मोन, हार्मोन सेक्रेट, सेक्रेट करता है, करता है जिससे, जिससे, जिससे महिला, महिला एवं पुरुष में, महिला एवं पुरुष में उत्तेजना आते हैं, उत्तेजना आते हैं। ठीक है, उत्तेजना क्या होते हैं, आते हैं। तो सेक्सुअल रिलेशनशिप के टाइमिंग जो है ना, क्या होता है, उत्तेजना आता है पुरुष में भी और महिला में भी। यह क्यों आता है, तो गोनेट्स ग्लैंड के कारण ही आता है। समझ में आई बात। और दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। कोई गलत कमेंट नहीं करेगा, समझे बात। तो गोनेट्स ग्लैंड क्या होता है, गोनेट्स ग्लैंड होता है महिला एवं पुरुष में उत्तेजना क्यों आते हैं, तो यही गोनेट्स ग्लैंड के कारण आते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में 8वां और क्या लिखोगे, ओवरी और उसके बाद में टेस्टिस लिख लो। टेस्टिस ऐसे तो हम बताएंगे रिप्रोडक्शन में जस्ट अगले से अगला क्लास में, दूसरा क्लास में बता देंगे। कल वाला में तो आपका ह्यूमन आई सब सेंस ऑर्गन करना है और ग्लैंड्स, लीवर और पेनक्रियाज बच जाएगा ना, तो दोनों ही सब एक साथ निपटा देंगे। तो टेस्टिस यह मेल के अंदर होता है, मेल के अंदर होता है तथा इसकी संख्या, इसकी संख्या 2 होती है, 2 होती है अर्थात 1 जोड़ी होती है, 2 होती है। यह करता क्या है, यह टेस्टोस्टेरोन बनाता है जी, टेस्टोस्टेरोन बनाता है, बनाता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन बोले तो स्पर्म, टेस्टोस्टेरोन बनाता है। और 9वां लिख लो, ओवरी, ओवरी यह किस में होता है, यह फीमेल में होता है, यह फीमेल में, फीमेल में होता है तथा इसकी भी संख्या क्या होती है, 2 होता है। जिस तरह से पुरुष में 2 टेस्टिस होता है उसी तरह से इसको, टेस्टिस को ब्रिसन बोला जाता है जी, लिख लो ब्रिसन बोला जाता है। ठीक है, यह फीमेल में होता है तथा इसकी, इसको अंडाशय बोला जाता है, हिंदी लिख लो अंडाशय। ठीक है, यह फीमेल में होता है तथा इसकी संख्या, इसकी संख्या 2 होती है, 2 होती है। और यह ओवरी से क्या होता है, ओवरी से 3 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं जी। कौन कौन निकलता है, तो एक निकलता है आपका क्या, देखो एक निकलता है आपका, याद नहीं आ रही है क्या आता है, जल्दी आ जा, याद आने की बात कर रहा हूँ। ओवरी से यह 3 तरह के क्या होते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन आता है हार्मोन से, तो एक आता है आपका प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन हार्मोन। आ गया ना याद। सुनो, इससे 3 हार्मोन्स निकलता है ओवरी से, लिख लो इससे 3 हार्मोन, ओवरी से 3 हार्मोन निकलते हैं, 3 हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, निकलते हैं। ठीक है, पहला लिख लीजिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, लिख लो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन होता है। और तीसरा होता है रिलैक्सिन, RELAXIN, रिलैक्सिन। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, 3 हार्मोन्स निकलता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन क्या होता है, यह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाता है, अर्थात मिनार्स को दर्शाता है। मिनार्स क्या होता है, पबर्टी एज होती है जिसमें महिलाएं के अंदर ओवरी ओवम बनाना स्टार्ट कर देता है और पुरुषों के अंदर टेस्टिस स्पर्म बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, महिला अंडा बनाना स्टार्ट कर देगी जबकि पुरुष जो है ना शुक्राणु बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु जब मिलते हैं, अंडा और स्पर्म शुक्राणु मिलते हैं तो युग्मन जाइगोट बनता है, या रिप्रोडक्शन में कराना है। एस्ट्रोजन यही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, या बेबी को सेफ्टी प्रोवाइड कराने का काम करता है। ठीक है, गर्भवती महिला प्रेग्नेंट वुमेन में होती है। और रिलैक्सिन क्या होता है, बेबी को गर्भ में घुमाने का काम करता है। तो यह रिप्रोडक्शन में कराएंगे, चिंता नहीं करनी है। बताइए क्लास कैसा लगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी समाप्त कर दिए। कल की क्लास में लीवर पढ़ा देंगे और पेनक्रियाज पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत। कल की क्लास में लीवर पढ़ाएंगे, पेनक्रियाज पढ़ाएंगे और सेंस ऑर्गन पढ़ाएंगे कि टोटल 5 सेंस ऑर्गन होता है, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। यही ना होता है, आई होता है, नोज होता है, टंग होता है, स्किन होता है और उसके बाद में एक और काज बच गया, टंग, ये तो बोल दिए, ईयर, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। यह 5 गो होता है। तो 5 कल ज्ञानेंद्रिया बता देंगे, उसके बाद में लीवर बता देंगे और पेनक्रियाज बता देंगे और कंप्लीटली क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका
आदमी वाला खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग चलेंगे कहाँ पे, तो हम लोग चलेंगे रिप्रोडक्शन के पास। रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगी और जैसे ही रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा तो न्यूट्रिशन पढ़ा देंगे और न्यूट्रिशन खत्म होगा तो बॉटनी के ऊपर चलेंगे। ह्यूमन वाला जो है 3-4 क्लास बना रहिएगा, ह्यूमन वाला समाप्त होने के कगार पर आ गए हैं। ठीक है, आप कहीं से भी जाकर के मिला सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ लिखते हुए बता रहे हैं, तो आपका दायित्व तो बनता है ना कि आप भी कॉपी पेन ले करके बैठिए। चैनल को सब्सक्राइब लाइक मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी भी नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना, बशर्ते आप आए हैं तो सीख लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब तो हम इसलिए करने के लिए बोलते हैं ना कि ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वह मिलती रहे। समझ में आई बात? तो खैर कोई बात नहीं है, आप अच्छा से पढ़िए। आपका दायित्व तो बनता है कि रेगुलर क्लास लीजिए, उसके बाद में अगला कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा। ठीक है, आप पढ़े होंगे बायोलॉजी, मुझे भी पता है, बहुत जगह पढ़े होंगे, एक बार बता रहे हैं पढ़ लीजिए। और वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो एक तरफ से सोशल साइंस का और दूसरा तरफ से साइंस का कर रहे हैं। जैसे ही बायोलॉजी खत्म हो जाएगी तो केमिस्ट्री के ऊपर चलेंगे और फिर उसके बाद में फिजिक्स के ऊपर चलेंगे। और फिजिक्स तो हमारा अपना सब्जेक्ट है ही, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ और बोला भी हूँ पिछले वीडियो में भी कि मेरी ऑनर्स पेपर क्या था, तो फिजिक्स था। ठीक है, तो चलिए, चिंता नहीं करना है, जिंदगी से मायूस मत होना, कभी भी नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन सकता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।